नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर। आज हम MA कक्षा प्रथम की हिंदी विषय की नाशिरा शर्मा जी के द्वारा लिखित दूसरा ताजमहल इस कहानी का अध्ययन करेंगे। नाशिरा शर्मा जी हिंदी साहित्य की चर्चित तथा साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखिका है। उनका जन्म 22 अगस्त 1948 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने फारसी भाषा तथा साहित्य में MA तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा पश्तो भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला, संस्कृति के विषयों की विशेषज्ञ है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान और भारत की राजनीति तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ उनके अनेक साक्षात्कार हुए हैं जो अत्यंत बहुचर्चित हैं। श्री विमर्श की दृष्टि से नाशिरा शर्मा जी की कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाशिरा शर्मा जी ने मुस्लिम समाज के भीतर स्त्रियों की दशा पर बहुत गहराई के साथ उन्होंने लिखा है तथा उनके प्रति संवेदना उद्धृत की है। इन्होंने मानवीय समस्याओं एवं सशक्तिकरण के लिए औरत नामक पुस्तक उन्होंने लिखी है। नाशिरा शर्मा जी की प्रमुख कृतियों में तथा उनके कहानी संग्रहों में शामी कागज, इब्ने मरियम, संगसार, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, बूतखाना, दूसरा कबूतर विशेष उल्लेखनीय है। उपन्यासों में परिजात, 7 नदियाँ एक समुंदर, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुंजिया जान, जीरो रोड, ये उनके उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है। नाशिरा शर्मा जी ने दूसरा ताजमहल इस कहानी में आभासी ताजमहल के सपने दिखाकर मनोवैज्ञानिक ढंग से चंचल मन की गुंथियों को समझाने का प्रयास किया है। असहाय मन की भटकन का लाभ उठाकर मिलने वाली असहाय वेदनाओं का अत्यंत जीवंतता के साथ चित्रण उन्होंने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से उद्धृत किया है। प्रस्तुत कहानी की नायिका नयना है। उसके दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिला में अमेरिका गए हैं तथा पति डायरेक्टर बन जाने के कारण वो अपने कामों में बहुत ही व्यस्त रहता है। जो रात दिन अस्पताल में रहता है या विदेशी दौरों पर वो चला जाता है। ऐसे अवस्था में वास्तुविद रवि भूषण से नैना की मुलाकात हो जाती है। रवि भूषण हंसमुख और मिलनसार लगता है। दिल्ली में उनके साथ मुलाकात होने पर नैना दिल्ली लौट आ जाती है। मुंबई में उनकी मुलाकात होने के बाद सप्ताह के बाद रवि भूषण का फ़ोन आता है। बाद में बार बार फ़ोन आने लगता है। उसके बाद फ़ोन पर बोलने का समय दिन ब दिन बढ़ता जाता है। नैना भी एक इंटीरियर डेकोरेटर थी, मगर रवि भूषण जैसे आर्टिस्ट से बातचीत करना उसे बहुत ही एक अजीब चीज़ लगती है, बहुत अटपटा लगता है। वह किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आता है। उसके साथ हुई मुलाकात में नैना ने पाया कि उसके आँखों में एक अनोखा सम्मोहन है और गहरा आकर्षण है। अतः वह बरसों से या बरसों के बाद उनका मूड अच्छा हो जाता है। आंखें बंद करने पर भी आँखों के सामने ही रवि भूषण की तस्वीर उनके सामने आती है। नैना के सालगिरह के दिन बच्चे पास नहीं थे, मन बहुत उदास था। पति नरेंद्र भी विदेश चला गया था और ऐसी अवस्था में रवि भूषण का फ़ोन आता है। वह रात के 3 बजे तक उनके साथ वार्तालाप करता रहता है। दोनों का रिश्ता मित्रता एवं प्रेमी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नैना के भाई की दुर्घटना हो गई थी
और इसीलिए उस भाई की उसे बहुत ही कमी खलती है। परंतु रवि भूषण जैसा प्रेमी के रूप में उनके जीवन में आना उसे एक वसंत बहार से कोई कम नहीं लगता। रवि से दोस्ती नैना के जीवन की एक अनोखी उपलब्धि थी। नैना के जीवन में छाई उदासी को रवि भूषण ने दूर कर दिया। रवि भूषण के आग्रह तथा व्यावसायिक दौरों के लिए वह मुंबई में आती है। नैना अनेक सपने सजाती है। वह सोचती है कि रवि भूषण प्रसिद्ध वास्तुविद है, वह उनकी ज़िंदगी का नक्शा मजबूत बनाएगा। वह अपनी महबूबा के लिए दूसरा ताजमहल न सही लेकिन एक छोटा सा कमरा तो बना सकता है। अब उसे डर लगता है कि हवाई जहाज पर अड्डे पर रवि भूषण भावुक होकर उससे लिपट न जाए या सबके सामने उसका चुंबन ले ले। तो प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। प्यार के सामने कोई जात पात धर्म भाषा सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति प्रेम में होती है। परंतु रवि भूषण की औपचारिक मुस्कान उसे बहुत परेशान करती है। वो सोचने लगी कि यही वह आदमी है जो रात के आखिरी पहर तक भोर तक बड़ी बड़ी ललक से बातें करता था और दिलो दिमाग में रंग भर देता था। उसे लगता है मुझे आज मुंबई से निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहाँ कुछ दिक्कतें पेश आई है। बहुत अच्छा हुआ आपकी मुलाकात हुई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है। अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में वापस आ सकता हूँ, वापस लौट आऊँगा। नैना नाराज हो गई। उसका व्यवहार उसे बहुत अटपटा लगता है, कारण उन्होंने उनके सामने जो सपने सजाए थे वो अलग प्रकार के थे, लेकिन वास्तविकता यह अलग प्रकार की थी। नैना दिल्ली लौट आती है। 10 बजे अहमदाबाद से रवि भूषण का फ़ोन आया। वो अपने बिस्तर पर लेटकर बातों में फिर एक बार नैना डूब गई। फ़ोन लेते हुए उन्होंने चुंबन लिया और नैना के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। वह गहरे सपनों में खो गई। उसका दिल सोचने लगा, रवि मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उन्हें लगता है मेरा जैसी कृष्णमय हो गई थी और मैं रविमय हो गई हूँ। इसी तरह की नैना की भावना थी। रवि भूषण भी उसे जिंदगी के बड़े बड़े सपने दिखाता है। रात की लंबे पहर तक वो उनके साथ बातचीत करते थे और परिणामतः नरेंद्र के लिए आने वाले मरीजों का फ़ोन वो उठा नहीं सकती थी और इसी सिलसिले में कानपुर की एक मरीज का संपर्क न होने के कारण मौत हो गई। ये बात उनके लिए बहुत खलती है, परंतु धीरे धीरे अपना पति रविंद्र के प्रति उसके मन में रोष की भावना भी दिन ब दिन बढ़ जाती है। परंतु नरेंद्र अपनी सफलता में खो जाता है। सफलता का नशा उनके आँखों पर सवार हो जाता है। नैना हमेशा के लिए अपना मकान छोड़ने की योजना बनाती है। उन्होंने बैंक के लॉकर से सारे जेवर निकालकर उसे छाट निकाले, अपने घर की व्यवस्था की। रात में रवि भूषण का फ़ोन आने पर कल सुबह की फ्लाइट से उन्होंने मुंबई आने की सूचना दी। वो जानती थी कि रवि विवाहित है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके माता पिता का देहांत हो गया है, उसका बेटा विदेशी पत्नी के साथ रहता है, छोटी बेटी इंटर कर रही है। सवाल रहा था समाज का, उसका सामना तो उन्होंने हर बार किया है, इसलिए समाज की चिंता वह नहीं करती। हवाई जहाज़ उतरने पर नैना ने महसूस किया कि वह पिंजरे में पहले कैद थे, अब वो आज़ाद पंछी की तरह है। उसकी आंखें हवाई अड्डे पर रवि भूषण को तलाशती है, परंतु रवि भूषण नैना को लेने के लिए नहीं आया था। रवि भूषण ने अपने ड्राइवर को भेज दिया था। वह आते ही सूचना देता है साहब को मीटिंग होने के कारण वह नहीं आए। ड्राइवर ने उसे बताया नैना ने गुलाबी सूट पहन लिया था, होठों को उन्होंने लिपस्टिक लगा दिए थे, अच्छा साज श्रृंगार किया था, लेकिन रवि भूषण उसे लेने के लिए नहीं आया था और इसीलिए सभी अर्थहीन लगता है। ऐसी अवस्था में ड्राइवर पूछता है
मैम साहब किधर जाना है? प्रतिक्रिया स्वरूप वो कहती है किधर चलो, यानी साहब ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। ड्राइवर कह देता है कि साहब ने कहा मैम साहब को जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दो और वहाँ का नंबर लेते आना ताकि मीटिंग के बाद मैं उनसे फ़ोन कर सकूँ। वह ड्राइवर को रवि भूषण के ऑफिस में जाने के लिए कहती है। उन्होंने आने के पूर्व होटल ताजमहल में सूट बुक करवाने की बात की थी। ऑफिस पहुंचने पर रोजी नाम की लड़की रवि भूषण की डायरी देखकर कहती है, सॉरी मैम, आज सर की मुलाकात आपकी डायरी उनकी डायरी में दर्ज नहीं की गई है। नैना अपमान महसूस करती है। थोड़ी देर के बाद रवि भूषण से हुई बातचीत के अनुसार वह उनका आतिथ्य करती है। रवि भूषण आने पर औपचारिकता से उसे कहता है, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कहाँ ठहरी हुई है? प्रतिक्रिया स्वरूप नैना कहती है, क्या आपको कुछ याद नहीं है कि कल आपने क्या कहा था? मैं बड़े और उसी समय वह नैना को कह देता है, दरअसल बात यह है रात की सारी बातें मुझे याद नहीं रहती। मैं नशे में बड़े बड़े प्लान डिस्कस करता हूँ। रात के समय हुई बातों का नैना उसे स्मरण दिलाती है और प्रतिक्रिया स्वरूप वो उसे कहता है, ताजमहल, ताजमहल क्या उसको बनाने की कोई योजना आपसे मैंने कह डाली? माय गुडनेस, आई एम रियली जीनियस। मगर उस उस्ताद मोहम्मद मूसा की तरह मैं हाथ कटवाना पसंद नहीं करूँगा। रवि भूषण की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गई। नैना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह सोचती है कि पिछले 11 महीनों से जो बात हो रही थी फोन पर वह सभी झूठ थी। इतना झूठ वह हर रात कैसे बोल सकता है? वह नैना से कहता है, आप कहाँ ठहरी है? ओह सॉरी, जहाँ भी ठहरना चाहे मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। और इतना कहकर रवि भूषण उनके सामने से चला जाता है कि जिस रवि भूषण ने ताजमहल के बड़े बड़े सपने उनकी आंखों के सामने सजाए थे वो सभी चक्काचूर हो गए। वो चला गया। उनकी ऑफिस की लड़की रोजी करुणा के सागर में डूब गई। वह नैना को संभालती है और नैना को कह देती, आप अपने को संभालिए मैन, सर को रात की बातें याद नहीं रहती। आप विश्वास करें, अक्सर लोग सर की इस आदत से बहुत परेशान हैं और हम ऑफिस वाले भी यू न रोए मैम, यू न रोए मैम, इस तरह से वो उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती है। नैना को देखकर ऑफिस में काम छोड़कर गई हुई जो सरला थी उस सरला की याद रोजी को आती है। वह सरला जैसे ही दिखाई देती है नैना रोजी से कहती है, शाम की फ्लाइट बुक हो सकती है क्या? रोजी के द्वारा हवाई जहाज़ की बुकिंग किया गया और नैना दोबारा दिल्ली पहुंच गई। उसे वहां आने पर लंबी बीमारी से उठने की दुर्बलता महसूस होती है। अब नरेंद्र और बेटों की तस्वीर उनके आँखों के सामने झलकती है। उनकी तस्वीर भी उन्हें अजनबी लगती है। ऐसी अवस्था में छोड़ घर का जो नौकर है उनकी इसी तरह की अवस्था देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। नरेंद्र का फ़ोन आया। वह बता रहा था, मुझे अगले हफ्ते में इटली जाना है, इस बार तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन की घंटी बज गई। तुम बड़ी सुंदर नारी हो, मेरी तन्हा जिंदगी में एक दीपक की तरह हो जो कभी नहीं भूल सकता। मेरा विश्वास की ज़मीन बहुत तकता है, मेरा यकीन करो। रवि भूषण की बात सुनकर टेलीफोन से हाथ उनका फिसल गया और उनकी आंसू प्रवाहित हो गए। वह कह रहा था, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, आओ मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। नैना कुछ तो बोलो। आपकी बातें सुनकर नैना मुमताज की कब्र में दाखिल हो गई। संक्षेप में कहा जा सकता है, भावनाओं के बवंडर के माध्यम से नारी शोषण की स्थितियों को उजागर किया गया है। आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद तथा अभिजात जीवन शैली के कारण परिवार में दुराव,
कुंठा की भावना, वेदनाओं की भावना वह कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है तथा नारी शोषण की अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत कहानी से उद्धृत हुई है। धन्यवाद।